राष्ट्र का स्वरूप यह एक निबंध है। यह निबंध पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। तो यह राष्ट्र का स्वरूप जो है वह एक पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह है, जिसमें संग्रह अर्थात बहुत सारा। तो इस पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह में बहुत सारे निबंध हैं, जिनमें से एक राष्ट्र का स्वरूप है, उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं पृथ्वी, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृत के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे चल रहे हैं अग्रवाल जी का निबंध पढ़ने। निबंध पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लीजिए। यह निबंध मुख्यतः 3 बातों को लेकर चलता है। एक भूमि, दूसरा भूमि पर बसने वाला जन समुदाय और तीसरी है संस्कृति। भूमि और भूमि पर बसने वाले लोग और संस्कृति, इन तीनों का एक एक बारगी में एक एक का चित्रण हुआ है। तो निबंधकार क्या सोचता है, इसको समझने में आपको सरलता होगी, क्योंकि ये जो तीनों ही शब्द हैं इनका विस्तृत वर्णन अपने भावना के हिसाब से निबंधकार ने किया है। तो चलिए, सबसे पहले है भूमि। भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। भूमि के पार्थिव स्वरूप अर्थात कच्चे स्वरूप के प्रति, ये नहीं भूमि है तो ऐसा कुछ कि अरे भूमि है तो कभी नहीं ख़त्म होगी, हम चाहे जितना नुकसान कर लें, चाहे जो भी इसकी हानि कर लें, जैसे पेड़ पौधे काट डालें या कोई भी इसे ले जाए, ये तो भूमि से भूमि जुड़ी ही है, ये तो हमारी ही रहेगी। तो इस तरह की अनर्गल सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि भूमि पार्थिव है, पार्थिव की तरह ही भूमि को बचाना चाहिए, जिससे पेड़ पौधे लगाना और ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि कोई भी कब्जा कर ले। तो भूमि को पार्थिव तरह से ही उसकी रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। निर्मूल अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। ऐसी राष्ट्रीयता का या ऐसे सम्मान को, मान लो पृथ्वी माता है, पृथ्वी को पूज रहे हो, पृथ्वी सब कुछ है, सबसे बोल रहे हो, परंतु पृथ्वी की रक्षा न करना, तो ऐसा मान सम्मान किस अर्थ का, कोई मतलब नहीं होता। तो निर्मूल है। वही कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। आद्योपांत अर्थात आरंभ से अंत तक। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की, जो पृथ्वी को हम जानते हैं, उसके भौतिक स्वरूप की प्रारंभ से लेकर अंत तक, अर्थात वह सुंदर कैसे बनी है, उस पे बारिश कैसे हो रही है, उस पे अंकुरण कैसे हो रहा है, बादल कहाँ से आ रहे हैं, क्या हम बादलों का भी निर्माण कर सकते हैं अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि बादल नहीं आएंगे तो पृथ्वी नहीं बचेगी, पेड़ नहीं रहेंगे तो भी पृथ्वी नहीं बचेंगी। तो इन सब के बारे में, या पेड़ों से पृथ्वी को क्या मिलता है, या बादल से पृथ्वी को क्या मिलता है, जल से पृथ्वी को क्या मिलता है, ये सारी चीज़ों की पहचान करना आवश्यक है। अगर हम इन सब चीज़ों की पहचान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पृथ्वी की रक्षा नहीं कर पाएंगे।
इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अर्थात पूरी तरह से अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात अर्थात शुरू होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि अर्थात सीमा हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों अर्थात बादलों से परिवर्धित, परि का अर्थ है चारों तरफ, वर्धित का अर्थ है बड़ा हुआ, उन बादलों से चारों तरफ बड़ा हुआ क्या प्रत्येक तृणलता, सारी घास फूस और लताएं और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। तृणलता का मतलब घास फूस की लताएं। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, निधियां अर्थात खजाने, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा अर्थात वसुओं या निधियों को धारण करने वाली को वसुंधरा कहते हैं। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय अर्थात उत्थान के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। कुशल शिल्पियों अर्थात कुशल कलाकारों से, जो कि मूर्तियों को बनाने का काम करते हैं। अब देखते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों पर मूर्तियाँ उकेरी जाती हैं जो बहुत ही सुंदर रहती हैं। लेकिन ये सब कहाँ से प्राप्त होती हैं? पृथ्वी से ही तो मिलती हैं। नाना भांत के अनगढ़ नग अर्थात जो नग मिलते हैं, रत्न मिलते हैं, विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रति घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। अनमोल अर्थात उनका कितना भी मोल लगाया जाए कम है। देश के नर नारियों के रूप मंडन अर्थात सौंदर्य और सौंदर्य प्रसाधन के इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर आकाश में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलाने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथों में, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता अर्थात बाकी न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडन प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं जन। पहला आप पढ़ चुके हैं आप भूमि, दूसरा है जन, इसके बाद आएगा संस्कृति। तो हम जन पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो तो मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या
भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए एक प्रकार प्रकट होता है। मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै, अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाना है। भित्ति अर्थात नींव पर। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। लेखक कहते हैं कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। अर्थात जो पुत्र स्वार्थवश माता से प्रेम करता है उसका पतन निश्चित है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। अर्थात पहले ध्यान दें, उसके बाद उसका स्वार्थ जो भी होता है वह तो सिद्ध ही हो जाता है। जैसे आप किसी देश में रह रहे हैं, उसकी रक्षा करते हैं तो आप स्वयं भी तो रक्षित होते हैं। आगे देखते हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र ही हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सौहार्द अर्थात सगेपन का भाव या सहायता का भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें तो कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में अर्थात पृथ्वी के विशाल मैदान में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय अर्थात एक साथ के लिए, समानता के लिए, मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ अर्थात हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, अर्थात संबंध बराबर का संबंध बनाए रखा है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। सूर्य की रश्मियाँ अर्थात सूर्य की किरणें भुवन अर्थात पृथ्वी को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नए उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का
संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और कर्म के द्वारा उत्थान के अनेक घंटों का कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। आगे है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, अर्थात बेकार है, उसकी उदंतियाँ हैं। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय अर्थात विकास और उत्थान के द्वारा ही राष्ट्र को वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, अर्थात राष्ट्र को नष्ट ही समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृत है। विटप से आप समझ गए होंगे, क्योंकि आगे पुष्प दिया गया है तो वृक्ष होता है, पौधा होता है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित करती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने को मानसिक भावों को आदि रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। रचनाकार कह रहे हैं कि साहित्य रचना, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद से सभी लोग अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्मारूपी दृष्टि से संस्कृत की ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि में उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्रों के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उसे सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उससे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम अग्रवाल जी के निबंध राष्ट्र का स्वरूप का
अध्ययन किया है और साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी देखी है। जो थोड़े क्लिष्ट शब्द थे उनका शब्दार्थ भी हम देखे हैं। तो आगे के सेशन में अभ्यास प्रश्न को हम करेंगे। वीडियो यदि आपके उपयोग की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।